हेलो बच्चों आज हम आपकी कक्षा 7 के विज्ञान का पाठ 4 जिसका नाम अम्ल, क्षारक और लवण है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया बच्चों? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इससे पहले जो इसका पार्ट 1 था वीडियो का, उसमें मैंने आपको बताया था कि उदासीन विलयनों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। उदासीन विलयन कौन से होते हैं? जिनमें मतलब अगर हम लिटमस पेपर से उनका टेस्ट करते हैं तो ना तो वो अम्ल का ही बताएगा और ना ही क्षारक का। ठीक है, जिसमें लिटमस में हमने टेस्ट करके मतलब वहाँ पर अम्ल भी नहीं होता उन विलयन में और क्षारक भी नहीं होता, तो ऐसे विलयन को हमने उदासीन विलयन कहा था। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पर भी आप समझें कि उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है वह हमारी क्या होगी, जिसमें एक अम्ल, जिसमें हम क्या करेंगे, एक अम्ल और साथ में एक क्षारक। अम्ल के साथ किसको मिलाया जाएगा? क्षारक को मिलाया जाता है। इन दोनों के अभिक्रिया करने से वहाँ पर जो विलयन तैयार होगा उसमें लवण बनेगा, साथ में होगा जल। ठीक है बच्चों, तो ये जो अभिक्रिया बनेगी इसको कहा जाता है उदासीनीकरण। ठीक है, इसको हम एक चित्र की मदद से समझते हैं। ये देखिए, आप सब भी अपनी कॉपी में इस चित्र को बनाइएगा। इसमें बहुत अच्छी तरह से ये बताया गया कि देखो, ये अम्ल, कोई भी अम्ल जो है उसको हम इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, और साथ में उसी में हमने क्षारक को भी मिला दिया है। ठीक है, जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी, मतलब अम्ल और क्षारक दोनों जब हम एक जगह मिला देंगे तो हमारे पास लवण बनेगा। ठीक, ये जो लवण बनेगा और साथ में यहाँ पर क्या बनेगा? जल होगा। तो ये अभिक्रिया जिसमें लवण बन रहा है एक अम्ल और क्षारक को मिलाने पर, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको इस चित्र की मदद से बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम इसमें जो लिखा हुआ है आंसर वो भी पढ़ लेते हैं। जब किसी अम्ल के साथ किसी क्षारक की क्रिया कराने से लवण उत्पन्न होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में लवण के साथ जल भी उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जो आपको चित्र की मदद से समझाया है वही सब बिल्कुल लिखा है, आप इसे ध्यान से कर लें। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण लिखें। तो एक उदाहरण देना है हमने। अब उदाहरण में आपको देखो समझ ही आ गया होगा क्या होना चाहिए। एक अम्ल होना चाहिए, उसके साथ में एक क्षारक को हमने मिलाना है। ठीक है, तो अम्ल के रूप में मान लो हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। यहाँ पे H कैपिटल बनाएंगे सभी बच्चे, C भी कैपिटल और L जो है वो स्मॉल होगा। H ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। ठीक है, HCl यानी ये एक अम्ल हो गया हमारे पास। दूसरा हमने अब इसमें क्षारक मिलाना है। क्षारक के रूप में हम NaOH मिलाते हैं। अब यहाँ भी देखिए बच्चों, ये N कैपिटल लगाना है आपने, A स्मॉल, O कैपिटल और H भी कैपिटल। ठीक है, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्षारक हो गया और इसमें पहले हमने क्या लिया है, मान लो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो अम्ल और क्षारक दोनों को मिला दिया गया तो हमारे पास क्या बनना चाहिए? लवण बनना चाहिए। तो लवण के रूप में जो हमारे पास बनता है वो बनेगा NaCl। NaCl, N यहाँ कैपिटल है, A स्मॉल है, C कैपिटल है, L स्मॉल है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड जो है ये नमक या लवण आपका बन गया। प्लस में इसमें H2O जो है बच्चों, यहाँ पर H कैपिटल है और O भी कैपिटल है और ये 2 नीचे आप थोड़ा सा सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। ठीक, ये इसके बराबर नहीं लिखना है। बच्चों ने ये लिखते हुए पूरी तरह से समीकरण को ध्यान देना है। बच्चे यहाँ पर सारे के सारे या तो स्मॉल बना देते हैं और अपनी मर्जी से इस H को स्मॉल बना दिया या C को स्मॉल बना दिया, ऐसा कर देते हैं। ऐसे नहीं करें बच्चों, जो जैसे हमने लिखा है, जो कैपिटल लेटर हैं उनको कैपिटल में ही आपने लिखना है। तो इस तरह हमारे पास देखिए H2O ये जल का सूत्र है, तो ये सब बन गया। इस प्रक्रिया में ये बनने के साथ साथ ऊष्मा जो होती है वह भी निर्मुक्त होती है, तो साथ में आपने ऊष्मा भी लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी उदासीनीकरण की अभिक्रिया का एक समीकरण है। अब हम आंसर देखते हैं। आंसर में जो लिखा हुआ है, आंसर में लिखा हुआ है
अमल प्लस क्षारक, उसके ये देखिए ये तीर का निशान आपने लगाना है। ये कोई भी समीकरण जो हम बनाते हैं मतलब लिखते हैं समीकरण, तो उसको इसी तरह दर्शाया जाता है कि जो दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं उनके बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है और उसके बाद उनसे मिलने वाला जो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, उसको तीर के निशान से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आप ये इसी तरह से लिखें, लवण प्लस में जल, ये दोनों चीज़ अब बनी हैं हमारी। ठीक है, इसके बाद यहाँ ऊष्मा निर्मुक्त होती है, तो वही यहाँ पर देखो नीचे लिख दिया है NaOH। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, प्लस HCl ये एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप इसको क्वेश्चन ये जो ऊपर लिखा है इसी के अनुसार HCl को पहले लिख सकते हैं, NaOH को बाद में। इसके बाद इनसे हमें मिला NaCl सोडियम क्लोराइड जो एक लवण है, प्लस H2O जल और ऊष्मा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया का समीकरण पूरा होता है। तो आप सब बच्चे इसे इस तरह से लिख लें और याद करें। ठीक है, तो ये देखिए ये वही उदासीनीकरण का, मान लो अम्ल के रूप में हमने यहाँ पर ये हमने क्या मिलाया, HCl मिलाया है। ठीक है, क्षारक के रूप में हमने NaOH लिया, तो इन दोनों को मिला दिया गया। इन दोनों को मिला देने से जो हमारे पास यहाँ लवण बना है वो कौन सा है, NaCl। ठीक है, प्लस में जल, जल के लिए सूत्र है हमारे पास H2O। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा पूरा हो गया। तो आप सब इसको बना लें और यहाँ पर आप जो भी चित्र बनाएं तो उसके साथ ये इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी लिख सकते हैं, ताकि आपको चित्र से ही पता चल जाए अभिक्रिया जो उसका समीकरण लिखने को आए तो आप आसानी से याद कर लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है उसमें पूछा है हमारे अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम। देखो अम्ल जो हमारे अमाशय में पाया जाता है ये सब बच्चों को याद भी होगा, हम लोगों ने 7th क्लास में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है इसे, HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये यहाँ पर आप देखिए ये मानव शरीर के अमाशय का ये चित्र दिया हुआ है, ये यहाँ से आपको याद रहेगा बिल्कुल, इसलिए ये चित्र लगा दिया है हमने ताकि बच्चों को पिक्चर देखकर याद आ जाए कि अमाशय में हमारे कौन सा अम्ल है, HCl। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है हमारे अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से क्या होता है और इसे उदासीन करने के लिए क्या करना चाहिए। अब मान लीजिए हमारा अमाशय जो है वो अधिक मात्रा में HCl को स्रावित करे। ठीक है, जब HCl अधिक मात्रा में स्रावित हो रहा है हमारे अमाशय में तो क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है और उसका जो मतलब उसको उदासीन करने के लिए हमने क्या यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा भी जब आप ज़्यादा मसाले वाला स्पाइसी भोजन कर लेते हैं कभी, है ना, कैसा भोजन बच्चों, ज़्यादा मसाले वाला स्पाइसी जैसे कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा अमाशय और इसमें HCl है। ठीक, स्रावित किया जा रहा है इससे। तो जब हम अधिक मसाले वाला जैसे शादी वगैरह में या किसी फंक्शन में हम लोग अधिक मसाले वाला कर लेते हैं तो उस वक्त हमारा जो अमाशय है वो अधिक मात्रा में HCl जो है उसको सीक्रेट करता है, स्रावित करता है। ठीक, तो ऐसा होने पर क्या होता है, हमें अपाचन की समस्या हो जाती है ना। आपने खुद महसूस किया होगा, कई बार हमें खट्टी डकारें आती हैं, है ना, हमारे पेट में गड़बड़ होती है, तो ये सब क्या हो जाता है, अपाचन की समस्या होती है। तो अत्यधिक अमाशय में अगर HCl स्रावित हो रहा है तो क्या होगा बच्चों, तो हमें अपाचन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब इस अपाचन को ख़त्म करना है हमने तो अपना जो पेट है उसको ठीक करना है ना, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो अब हमने क्या ज़्यादा हुआ, अम्ल ज़्यादा हुआ, तो इसलिए इसके लिए हमारे पास इलाज क्या है, इसके कुछ ऐसा लेना चाहिए ना जो इसका उल्टा हो, तो वो प्रति अम्ल है ना। तो हम इसके लिए क्या लेंगे, कोई प्रति अम्ल लेंगे जो इसका असर ख़त्म कर दे, है ना। तो वो प्रति अम्ल जो हम लेंगे वह डॉक्टर जैसे हमें देता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा, एक पिंक से कलर की दवाई आती है, डाइजीन सिरप भी उस पर लिखा रहता है, वो दी जाती है बच्चों को। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो आंसर देखते हैं जो लिखा है, आंसर में लिखा है अपाचन से मुक्ति के लिए कोई प्रति अम्ल क्या लेना है बच्चों, हमें प्रति अम्ल लेना है जिसमें क्षारक हो। ठीक है, अम्ल के उल्टा जो हो गया वो क्षारक हो गया, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसे कहा जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम अपने अमाशय में अधिक अम्ल स्रावित होने पर और उससे हमें जो अपाचन की समस्या उत्पन्न हुई है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। ठीक, तो अब इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग कैसा हो जाता है। क्षारकीय विलयन अगर हमारे पास है तो आप लोगों ने खुद देखा होगा बच्चों, कई बार जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो कई हमारे सब्जी जो है कपड़ों पे अगर गिर जाती है ना, तो उसको जब साबुन से धोया जाता है तो वहाँ लाल रंग हो जाता है। उस साबुन लगने के बाद वह पीला निशान जो होता है वो हमें लाल रंग का दिखाई देता है ना। तो इसका मतलब वहाँ पे साबुन में क्या होता है, क्षारक होता है ना। साबुन जो है उसमें क्षारक होता है, तो उस क्षारक के कारण यहाँ लाल रंग हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ आंसर में हमारा क्या आएगा, लाल रंग। तो ये आंसर में लिखा है लाल रंग। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब चींटी काटती है, ये देखिए ये चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, ये चींटी काटते हुए का ये चित्र दिया हुआ है, तो कौन सा अम्ल छोड़ती है। ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा जब चींटी हम लोगों को काट जाती है तो इस तरह से ये देखो ये चित्र दिखाया हुआ है, ऐसे साइड में स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाता है हमारा वहाँ पर। ठीक, तो ये किस कारण से होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, चींटी जब काटती है ना बच्चों तो वो अम्ल छोड़ती है और उस अम्ल का नाम है फॉर्मिक अम्ल। क्या कहते हैं उसे, फॉर्मिक अम्ल। ठीक, तो ये आपने याद करना है, यहाँ फॉर्मिक अम्ल, ये आंसर में भी लिखा हुआ है, देखिए ये फॉर्मिक अम्ल। ठीक, ये फॉर्मिक अम्ल। तो अब यहाँ पर अब आप देखिए कि जब आपको चींटी काट जाती है तो जो आपको दर्द है उसमें आराम दिलाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो घरों में आपने अक्सर सुना होगा दादी मम्मी वगैरह से कि वहाँ पर सरसों का तेल लगा लेते हैं, पर उससे इतना आराम नहीं होता है ना। तो पर हमें अगर हम कैलामाइन लोशन अगर लगाते हैं, कैलामाइन लोशन अगर लगाते हैं तो हमें वहाँ आसानी से आराम हो जाता है। ठीक है, तो अब ये कैलामाइन लोशन क्यों लगाया है बच्चों, क्योंकि देखो, क्योंकि हमें जो चींटी ने जो डंक से उसके हमारे शरीर में गया वो क्या हो गया, अम्ल था, है ना। तो अम्ल का असर ख़त्म करने के लिए उदासीनीकरण वाली जो अभिक्रिया है उसका प्रयोग किया जाएगा। तो अम्ल में हम लोग क्या मिला देंगे, क्षारक मिला देंगे कोई, है ना। अम्ल और क्षारक जब इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है, उदासीन वाली प्रक्रिया होती है ना। तो वैसा ही यहाँ पर होगा, जब फॉर्मिक अम्ल कोई चींटी छोड़ रही है मतलब कि काटते हुए, तो उसमें कैलामाइन विलयन लगा देने से वहाँ पे आराम मिल जाता है, क्योंकि कैलामाइन विलयन में क्षारक होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अब हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें लिखा है खाने का सोडा अर्थात बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। उसका रासायनिक नाम बताना है। अपने घरों में अक्सर देखा होगा खाने का सोडा जो होता है वो यूज़ किया जाता है, ख़ास तौर से जैसे चने वगैरह या राजमा वगैरह उबालने के लिए। इसमें चुटकी भर, ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए बच्चों, सिर्फ चुटकी भर यूज़ किया जाता है, उसको मिलाया जाता है। तो वो जो सोडा होता है वह उसका रासायनिक नाम पूछा है, तो उसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आप याद रखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसके बाद अगला है मृदा जब अत्यधिक अम्लीय होती है। मृदा मतलब मिट्टी। ये देखिए नीचे ये चित्र दिया है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं मृदा किसको कहते हैं। मतलब बच्चों को ये ही नहीं पता होता कि मृदा मिट्टी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है और इसीलिए मैंने ये चित्र यहाँ प्रयोग किया है ताकि बच्चों को याद रहे मृदा ही मिट्टी है। ठीक है, तो मृदा क्वेश्चन क्या था अपना, मृदा जब अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो उसमें क्या मिलाया जाना चाहिए जिससे वह उदासीन हो जाए। तो बच्चों अभी तक देखो आप लोग समझ गए होंगे, जहाँ भी अम्ल ज़्यादा है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या मिलाया है, हमेशा क्षारक का प्रयोग किया है ना। तो जो क्षारक का प्रयोग किया जाता है तो उससे जो है वो मतलब अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी मृदा में जब अम्ल अधिक हो गया है तो हमें कुछ क्षारक मिलाना है। तो वो जो क्षारक यहाँ मिलाया जाता है वो होता है बुझा हुआ चूना, ठीक है, या फिर बिना बुझा चूना, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो चूना होता है ये क्या है, ये एक क्षारक है। ठीक है, ये क्षारक है और इसका रासायनिक नाम जो होता है वह बिना बुझा चूना है, तो उसके लिए नाम है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड।
ठीक है, इसको कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर हम बुझा हुआ चूना ले रहे हैं, बुझा हुआ चूना में क्या होता है बच्चों, उसमें पानी मिला दिया जाता है। ठीक है, पानी मिला देने से वहाँ पर वो जो अब इसका नाम हो जाता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। तो ये ऑक्साइड है, इसके आगे आप हाइड्रो शब्द जो है वो और लगा लेंगे। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से ये हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रा यहाँ पर उसमें पानी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा बुझा हुआ चूना। और अगर आप केवल कैल्शियम ऑक्साइड लिखते हैं तो वो बिना बुझा चूना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, ये हमारा क्षारक है, क्षारक जो कि हम यूज़ कर रहे हैं जब मृदा अम्लीय हो जाती है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है अगर मृदा क्षारकीय हो जाती है तो क्या करना चाहिए। अब देखो बिल्कुल उल्टा है, जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन में अम्लीय थी तो अब वो क्षारकीय हो गई है, तो यानी क्षारकीय हो गई है तो हमें अम्ल मिला देना चाहिए उसमें, है ना। तो अम्ल के रूप में जो हम उसमें मिलाते हैं वो मिलाते हैं कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट खाद। ठीक है, अब ये कंपोस्ट खाद कौन सी है बच्चों, ये यहाँ सॉरी ये लिखने में कंपोस्ट में आपका आधा माँ आएगा, कंपोस्ट। ठीक है, कंपोस्ट, कंपोस्ट जो होती है वो गोबर की खाद होती है, गोबर से जो खाद बनाई जाती है वह है। तो गोबर की खाद को अगर हम इसमें यूज़ कर देते हैं जब मृदा क्षारकीय होती है तो मृदा उदासीन हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आपने ये याद रखना है कि जब मृदा क्षारकीय हो जाए तो हमें कंपोस्ट मिलाना है। ठीक, और अगर अम्लीय थी तो हमें वहाँ चूना मिलाना था, चूना, चूना के रूप में जो होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन बच्चों यहाँ एक छोटे छोटे से दिए हुए हैं, बिल्कुल एक एक आंसर के अम्लों के नाम हैं, ये आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप के, मतलब कि जो आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और सब बच्चों को पता होने चाहिए। तो दही, दही देखो ये चित्र भी दे दिया है, दही जो है इसमें कौन सा अम्ल होता है। तो दही में जो अम्ल होता है बच्चों उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। ये आपने याद करना है, कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आंवला या सिट्रस, सिट्रस होते हैं खट्टे फल, ठीक है, में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। अब जो आंवला होता है आपने खुद टेस्ट भी किया होगा, ये जैसे चित्र दिया हुआ है ये बहुत खट्टे होते हैं, है ना। तो इनमें जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम होता है एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, यहाँ ब में ऊपर र लगाना है आपने। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ये एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है इसको एक्चुअल में जो मतलब कि विटामिन सी जो होता है उसका भी ये साइंटिफिक नाम हम लोग लेते हैं, विटामिन सी। तो यानी विटामिन सी जो है वह भी क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है विटामिन सी कौन सा अम्ल होता है, वह एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जिसमें क्या होता है आंवले वगैरह जो होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं अत्यधिक खट्टे जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा देखो आप समझ गए होंगे, ये इमली का चित्र है तो इमली से रिलेटेड है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में जो अम्ल है वह है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है बच्चों, ये अम्ल कौन सा है, टार्ट्रिक, यहाँ ट दूसरे ट के ऊपर आपने र बनाना है, टार्ट्रिक अम्ल। ठीक, तो इस तरह से आपको ये समझ आ गया होगा कि तो हम लोग क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इमली, इमली के साथ अंगूर, कच्चे आम, इन सभी में, ठीक है बच्चों, केवल इमली इमली मत समझिएगा, अंगूर है पूछा जाए आपसे या फिर कच्चा आम पूछा जाता है, इन सभी में जो अम्ल पाया जाता है वह कौन सा है, टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ें तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दही में जो अम्ल है वह लैक्टिक अम्ल, आंवला और सिट्रस फ्रूट फलों में जो अम्ल है वह एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे हम विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। इमली, अंगूर और कच्चे आम में जो अम्ल है वह टार्ट्रिक अम्ल। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में लिखा है चूने के पानी। अभी देखो चूने के पानी की हमने बात करी थी कि मृदा जो होती है जब अत्यधिक अम्लीय हो जाती है, मृदा अम्लीय हो जाती है तो हम चूने का पानी यूज़ करते हैं, है ना। तो उसमें क्षारक का नाम अभी ये हमने करा ही है, वह क्षारक का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये देखिए, ये नीचे जो चित्र दिया हुआ है ये आपका चूने का दिया हुआ है। ये चूने जो है, ठीक है, इसको पानी घोल दिया गया है तो ये इस तरह का सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक, तो ये यूज़ किया जाता है जब मृदा अम्लीय होती है। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साबुन। साबुन में मिलने वाला क्षारक, क्योंकि साबुन में क्षारक ही होता है, तभी तो अभी हमने पीछे बात की थी ना कि हल्दी जब हमारे कपड़ों पे गिरी होती है तो वो कौन सा क्षारक होता है ना। तो उसमें जो मतलब उस क्षारक के कारण वहाँ पे कैसा रंग आ जाता है, साबुन लगाने पर वहाँ लाल रंग आता है। कि कब आता है, जब हल्दी हमारे कपड़ों पे लगी हो और उसको हम साबुन से धोते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि ये बताना है कि जो साबुन जो है, अब उसमें जो ये क्षारक प्रयोग हुआ है, ठीक है, जिसके कारण लगाते ही हमारा हल्दी का रंग लाल हो जाता है, तो वो क्षारक कौन सा है। तो उसका नाम आपने याद करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये नाम आप अच्छी तरह से याद कर लें। थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए नए नए नाम हों, थोड़ा टाइम लगे याद करने में, पर बार बार आप बोलेंगे इनको। जब बार बार बोलेंगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ है आपकी इसमें, इनको आपको नामों को बोलना है। ठीक है बच्चों, तो जितना अधिक बोलेंगे उतना ही जल्दी आपको ये याद होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब क्या है, बीच में ये ऑब्लिक का निशान लगा दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है इसमें, किसमें, साबुन में। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह लिखा हुआ है सिरका। सिरका जो होता है, जिसे हम लोग विनेगर भी कहते हैं, बच्चों ने नाम सुना होगा। विनेगर जो होता है वो, जैसे यहाँ ये चित्र दिया हुआ है चाउमीन का, ये चित्र मतलब चाउमीन जो होती है उसको बनाने में आपने देखा होगा कि एक वाइट कलर का सफ़ेद सा पानी के जैसा लिक्विड जो है वो उसमें डाला जाता है ना। तो वो जो वाइट कलर का जो डाला जा रहा है पानी के जैसा, वो उसमें कोई अमल होता है। ठीक है, उस अमल का नाम बताना है। तो वो जो अमल उसमें पाया जाता है, विनेगर या फिर सिरका उसे कहा जाता है। ठीक है, एसिटिक अमल। कौन सा अमल होता है बच्चों, एसिटिक अमल। तो ये हो गया हमारा एसिटिक अमल। ठीक है, तो एसिटिक अमल उसमें पाया। हाँ तो बच्चों, जो चाउमीन है आपकी, यानी कि उसको बनाने के लिए, चाउमीन को बनाने के लिए जो अमल यूज़ किया जाता है वह कौन सा है, एसिटिक अमल। कौन सा है बच्चों, एसिटिक अमल। ठीक है, आपने रेस्टोरेंट वगैरह में भी देखा होगा, जो प्याज होते हैं वो लोग देते हैं, उसमें वो खट्टे खट्टे से लगते हैं, है ना। तो वो खट्टापन जो होता है उनमें भी क्या डाला जाता है, यही एसिटिक अमल डाला जाता है उन प्याज़ों को एसिटिक अमल में, यानी कि सिरका जो होता है उसमें डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, जो आपको बहुत स्वादिष्ट लगते होंगे, है ना। तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, खिड़की के कांच, जैसे ये चित्र में दिया हुआ है ना, ये खिड़की के कांच साफ़ करने के लिए जो ये अपमार्जक यूज़ किया जाता है, इस अपमार्जक में कौन सा क्षारक होता है। आप देखो यहाँ पर बच्चों क्षारक की बात हो रही है कि उसमें कौन सा क्षारक होता है। ठीक है, तो इसमें जो क्षारक होता है उसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो खिड़की के कांच आदि साफ़ करने के लिए जो अपमार्जक यूज़ किया जाता है उसमें जो क्षारक होता है वह कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में ये नींबू का चित्र, जैसे आप देख के समझ ही गए होंगे कि नींबू कुल के जो फल होते हैं, जैसे संतरा, नींबू आदि, उनमें पाया जाने वाला अमल, तो इनमें जो अमल पाया जाता है बच्चों उसको कहते हैं साइट्रिक अमल। कौन सा अमल, साइट्रिक अमल। ठीक है, तो नींबू में जो अमल पाया जाता है वह कौन सा है, साइट्रिक अमल। तो आप ये नाम याद कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। तो आज का हमारा इतना ही। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।